प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में या फिर अपने परिवार के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहता है कि मेरे घर पर या मेरे कोई रिश्तेदारों में किसी भी महिला के बारे में प्रश्न पूछना चाहता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगा। यानी कि अपने बारे में, अपने घर के बारे में, किसी के बारे में प्रश्न पूछना चाहता है कि अमुक महिला के पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो इसे ज्योतिष शास्त्र में कैसे देखा जाता है? किस तरह हम ज्योतिष के आधार पर उसकी भविष्यवाणी को सटीक कर सकते हैं कि इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो ज्योतिष में इसे देखने के लिए क्या प्रक्रिया बताई गई? वैसे ज्योतिष में एक जन्म कुंडली के आधार पर देखा भी जाता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। इसी प्रकार प्रश्न कुंडली के आधार पर भी देखा जाता है। लेकिन एक विधि ऐसी भी है जिसे हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और नाम के अक्षरों को जोड़ करके उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसे ज्योतिष में किस प्रकार से देखना है, किस तरह की इसकी प्रक्रिया बताई गई, किस तरह से इनको बताया गया, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष में जब भी कोई व्यक्ति गर्भवती महिला के बारे में पूछे कि इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो उसे किस प्रकार से ज्योतिष में बताया गया। तो इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमें उस समय की तिथि तिथि कौन सी है, उस तिथि के जो अंक है वो, और उसके बाद में वार, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है। इसके बाद में उस महिला का, जिसके बारे में पूछा गया, उस महिला के नामों के अक्षर कितने हैं, इन सभी को जोड़ना पड़ता है। तो इसे तिथि में हम किस तरह से देखें? तिथि दो होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है, एक कृष्ण पक्ष की होती है। अगर शुक्ल पक्ष की है तो जो भी उसके अंक होंगे वो हम यथावत रखेंगे। अगर कृष्ण पक्ष के अंक है तो इसे हम प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक के हम 15 अंक मानेंगे, और कृष्ण पक्ष के हैं तो फिर प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जो अंक होते हैं वो 30 तक माने जाते हैं। तो यहाँ हम कृष्ण पक्ष के अगर प्रतिपदा तिथि है तो उसे हम 16 अंक देंगे, और द्वितीया को 17, इस तरह हम वहां तक लेकर के अमावस्या तक जाएंगे तो 30 अंक हो जाएंगे। अगर वो शुक्ल पक्ष के हैं तो शुक्ल पक्ष के जो भी अंक है वो यथावत रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर 5 और 6 और 7 और जो भी अंक है वो उस प्रकार ही रहेंगे। अब इसी प्रकार वार, तो वार का जो कर्म होगा वो रविवार से शुरुआत होती है। वार की जो हमेशा ज्योतिष में कर्मांक बताया गया वो रविवार से शुरुआत मानी गई है। तो रविवार को हम पहला मानेंगे, इसके बाद में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इस प्रकार वार का कर्मांक रहेगा। इसके बाद में आता है नक्षत्र। नक्षत्र की जो संख्या है वो यथावत है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी। इसी प्रकार योग, जो योग है तो योगों का भी, जैसे विषकुंभ है, आयुष्मान है, ये वगैरह जितने भी योग है, ये 27 योग है, इसे भी एक कर्म के अनुसार दिया गया। उस कर्म के अनुसार हमें योग को संख्या लेनी है। तो अब इसके बाद में जो गर्भवती महिला है उसके नाम के अक्षर कितने होते हैं उनको भी साथ में लेकर जोड़ना है, उनमें से 7 का भाग देना है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। कोई व्यक्ति प्रश्न लेकर आया है कि उस महिला के या उसके परिवार में कोई गर्भवती महिला, उसके पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो किस तरह से ज्योतिष में उसे देखा गया है। तो उसके लिए सर्वप्रथम तिथि देखेंगे। तो हमने तिथि देखी शुक्ल पक्ष की पंचमी है। अगर यही कृष्ण पक्ष की पंचमी होती तो हम पूर्णिमा और की 15 अंक और कृष्ण पक्ष के 5 अंक दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये शुक्ल पक्ष की है तो इसे हम पंचमी रखेंगे। इसी प्रकार उस दिन जिसमें तिथि पंचमी थी उसमें वार था, वो मंगलवार था। तो मंगलवार का जो कर्मांक आता है वो रविवार से गिनेंगे, जो कर्मांक आएगा वो देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर रविवार का जो पहला है तो सोम का दूसरा और मंगल का तीसरा, तो उसमें वार मंगलवार था, उसका क्रमांक 3 है। इसके बाद है नक्षत्र। तो नक्षत्र जो की संख्या है वो थी उसमें पुनर्वसु। तो पुनर्वसु का जो क्रमांक है वो 7 है। जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। तो इस प्रकार ये 7वां नक्षत्र है। उसके बाद में आता है योग। तो योग था सुकर्मा, तो सुकर्मा योग का भी 7 अंक है। अब इसके बाद में उस महिला का नाम, जो गर्भवती है, जिनके बारे में पूछा गया है, तो उस महिला का जो नाम था वो ममता था। तो ममता के नाम के अक्षर होते हैं 3, तो इनको भी साथ में जोड़ना है। जैसे अब इन सभी को जोड़ करके 7 का भाग देंगे। तो हमने तिथि के 5 अंक और वार के 3 अंक और नक्षत्र के 7 अंक, योग के 7 अंक और गर्भवती महिला के नाम के 3 अक्षर, इन सभी को जोड़ा तो 5 3 8, 8 और 7 15, 15 7 होगी 22 और नाम के अक्षर 3, ये होगी 25। अब 25 में से हम सीधे 7 का भाग देंगे। तो हमने 7 का भाग दिया तो 7 का भाग इसमें 3 बार जाता है। 7 से 21 होता है। हमने 25 में से 21 घटाए तो पीछे शेष बन रही 4।
अब 4 शेषफल रहते हैं तो ज्योतिष में इसका क्या बताया गया प्रमाण? 4 शेष रहने पर ज्योतिष में इस प्रकार बताया गया है कि अगर किसी के 4 अंक शेष रहते हैं तो यूँ समझो कि उसकी कन्या होगी। यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर जैसे हम 7 का भाग देंगे, विषम संख्या अगर रहती है तो होगा पुत्र और सम संख्या रहती है तो होगी पुत्री। तो इस प्रकार ज्योतिष में इनके बारे में बताया गया है। इस तरह हम समझ करके उनके उत्तरों को प्रश्नों के उत्तर दे करके उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये ज्योतिष में इसके बारे में बताया गया है और इसे देखने की सर्वप्रथम है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और गर्भवती महिला के नाम के अक्षर सभी को जोड़ करके उसमें 7 का भाग देना है। अगर 7 का भाग देने पर शेषफल 0, 2, 4, 6, 8 ये बचे तो यूँ समझिए कि वो उसकी कन्या होगी। अगर 1, 3, 5, 7, 9 बचे तो उसके पुत्र होगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम किसी भी गर्भवती महिला के बारे में कह सकते हैं कि उसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम देखकर कह सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। मैं आपको नई-नई प्रकार की, नई-नई तरह की, नई-नई जानकारियाँ देता रहूँगा। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।